आज हम जिस देश में रहते हैं उस देश के संविधान ने हर किसी को बराबरी का हक दिया है। वोटिंग राइट्स हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन जैसे फंडामेंटल राइट्स हों या औरतों को लेके वुमेन एम्पावरमेंट राइट्स हों, इन सब को हम आज एंजॉय कर रहे हैं। पर इन सब के पीछे बहुत लोगों का योगदान रहा है और उन सब लोगों में से जो एक नाम प्रमुख रूप से सामने आता है वो हमारे भीमराव अंबेडकर जी हैं। इन व्यक्तित्व की चर्चा, इस व्यक्तित्व को लोग अलग अलग तरीके से जानते हैं। कुछ लोग इनको दलित के नेता समझते हैं, कुछ लोग गांधी जी के टकराव की वजह से इनको पहचानते हैं, कुछ लोग इनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर फिगर के रूप में जानते हैं। पर ये इतने ही पैरामीटर्स में सिमटे हुए नहीं हैं। अगर इनके ऊपर में बात की जाए तो दिन और रात भी कम पड़ेगी। तो हेलो एंड वेलकम, दिस इज स्टडी IQ एंड आई एम प्रशांत झा। और आज अंबेडकर जयंती के मौके पर हम इनके व्यक्तित्व को ऊपर से देखने की कोशिश करेंगे और ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये आपके व्यक्तित्व में तो निखार लेके आएगा ही, पर साथ में आपके एग्जाम्स में जो अंबेडकर जी के ऊपर में क्वेश्चंस हैं वो भी बनाने के पॉसिबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। अंबेडकर जी का जो व्यक्तित्व है, देखिए कोई भी जो व्यक्ति होता है उसको व्यक्तित्व बनने में बहुत समय लगता है और हर कोई व्यक्ति व्यक्तित्व में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। कुछ लोग ही हैं जो अपने व्यक्तित्व की वजह से उनका छाप पूरे भारत में और पूरे विश्व में फैलाया जाता है। बट अंबेडकर जी उनमें से एक हैं। अब देखिए अंबेडकर जी का जो जन्म है वो 14 अप्रैल 1891 को मऊ प्रदेश में हुआ था। बारिश का दिन था और ये महार परिवार में इनका जन्म होता है। इनको पढ़ने का बहुत शौक था पर इनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। जब ये स्कूल जाते थे तो इनको स्कूल के दरवाजे पर पढ़ने दिया जाता था। इनसे पानी का मटका दूर रखा जाता था। इनके परछाई में आने से भी लोग कतराते थे। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा इस व्यक्ति का बचपन रहा है। और इस व्यक्ति ने क्या किया, तो सभी कहानी में एक हीरो होता है और अंबेडकर जी की भी जिंदगी में जो हीरो का काम किया वो उनके पिता रामजी सकपाल जी थे, जो एक रिटायर्ड फौजी थे। और इन्होंने इनको बोला कि भीम, शिक्षा का हक तुम्हें भी है और ये हक तुमसे कोई नहीं छीन सकता। और शायद इसी वजह से जब गांव सोता था तब अंबेडकर जागते थे और इन्होंने जितने भी विचारों को पढ़ा उनको अपने जहन में रखा, सिर्फ रटा नहीं, जहन में रखा, क्वेश्चन किया। इनकी शादी बचपन में 15 साल की उम्र में रमाबाई से हो जाती है और रमाबाई एक ऐसी महिला रही जो इनके जिंदगी का सहारा बनी। पर जिंदगी की कठिनाई दूर नहीं होती और ये बढ़ती चली जाती है। पर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी इनकी जिंदगी में आती है जिस अपॉर्चुनिटी को ये दोनों हाथों से पकड़ते हैं। अपॉर्चुनिटी क्या था, तो बड़ौदा के राजा सयाजी गायकवाड़ जी ने स्कॉलरशिप का अपॉर्चुनिटी इनको दिया और इस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया, जिसकी वजह से वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचे। वहां पर उन्होंने लिबर्टी के राइट्स को, इक्वालिटी के राइट्स को, जस्टिस को अच्छे से पढ़ा। इसको अपने भारत पे अपनाने की जो इनका मन था वो इनके जहन में था। और जब कहीं न कहीं जब ये फिलॉसफी प्रिंसिपल पढ़ रहे थे तो इनके दिमाग में था कि इसको हमें अपने भारत पे अपनाएंगे, उन लोगों के लिए अपनाएंगे जिनको इक्वालिटी का राइट्स इंडिया में नहीं था। और यही होता है जब 1917 में ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपनी हायर स्किल्स लेकर के इंडिया आते हैं। तो इनके पास दुनिया के सबसे बड़े डिग्रीज थी, बट उस टाइम पर डिग्री थी इनके पास जब भारत छुआछूत के अंधकार से ग्रसित था। 1917 में जब इंडिया आते हैं तो इनको बड़ौदा के राजा सयाजी गायकवाड़ इनको एक मिलिट्री सेक्रेटरी के पोस्ट पे इनको रखते हैं। पर जब ये जॉब कर रहे होते हैं तो इनसे कोई बात नहीं कर रहा होता है। इनका टिफिन छूना तो दूर, इनको रहने तक नहीं दिया जाता था। पर एक दिन जब ये अपनी पहचान छुपाकर एक पारसी लॉज में रुकते हैं और इनके असली पहचान के बारे में लोगों को पता चलता है तो लोग इनको सड़क पर
बाहर कर देते हैं, सड़क पर छोड़ देते हैं। और वो इंसान, जिस इंसान के पास कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की डिग्री होती है, जो भारत में उत्कृष्ट इंसान, मतलब ज्ञान के मामले में उत्कृष्ट इंसानों में से एक होता है, उस इंसान को अपनी छोटी जाति, सो कॉल्ड छोटी जाति की वजह से सड़क पर रहना पड़ता है। और ये वही भारत था। और तब ये ठानते हैं कि भारत को हिंदू धर्म में जो जाति है, इनमें जो विकृति है, इनको बदलना होगा। और शायद इसी वजह से 1920 में ये मूक नायक नाम की न्यूज़पेपर को स्टार्ट करते हैं, जिससे वो कहते हैं समाज को कि हम भी इंसान हैं और समाज के खिलाफ प्रश्न करते हैं, विकृति के खिलाफ प्रश्न करते हैं और समाज को बदलने की कोशिश करते हैं। और 1920 के बाद 1927 में एक महार सत्याग्रह का नाम सामने आता है, जिस सत्याग्रह की वजह से ये जो व्यक्ति है, व्यक्तित्व में बदल जाता है। क्योंकि महाराष्ट्र के ये जो छावदार लेक होता है, वहाँ पर दलितों को पानी स्पर्श करना जो है उनके लिए मनाही थी। वो दलित जो है वो कोई भी जो पब्लिक लेक होता है उसको वो छू भी नहीं सकते, पीना तो दूर की बात है। पर ये चीज़ ये समझते हैं, ये दलितों को समझाते हैं। और इसी वजह से ये जब हजारों दलितों के साथ छावदार लेक पर पहुंचते हैं और अपनी अंजुलियों से उस लेक के पानी को स्पर्श करते हैं, और जब इसकी सूचना वहां के जातिवाद मानने वालों तक पहुंचती है, तो वो लोग आते हैं, इनको गाली देते हैं, इनके ऊपर लाठियां बरसाते हैं, इनका चश्मा टूट जाता है, इनके सर से खून बह रहा होता है, और ये कहते हैं कि ये जो पानी है ये एक प्रतीक है और ये जल के ऊपर में सबका अधिकार है और इसके ऊपर में हमारा भी जन्मसिद्ध अधिकार है। और ये आवाज उनका महार तक नहीं सीमित होता है, ये आवाज उन सब तक पहुंचता है। और इसकी वजह से महार जाति के इस महार सत्याग्रह की वजह से जो ब्राह्मणवाद की नींव थी वो हिल जाती है। और फिर ये सत्याग्रह आगे चल करके मनुस्मृति दहन तक भी पहुंच जाता है। बट जिंदगी की कठिनाई इनका पीछा नहीं छोड़ती है, और फिर रमाबाई जो इनकी पत्नी थी, उनका मृत्यु हो जाता है। पर ये रुके नहीं, पर ये थके नहीं। इन्होंने समाज को अपनाया था, इन्होंने उस वर्ग को अपनाया था जिस वर्ग को कभी रोड पे चलने तक का भी अधिकार नहीं था, पानी पब्लिक जो लेक था उन पे भी छूने का अधिकार नहीं था। उस वर्ग को अपनाते हैं, उस वर्ग के लिए आवाज उठाते हैं। और शायद इसी वजह से ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, मैं इसके पीछे का बैकग्राउंड दे देता हूं कि 1928 में जब साइमन कमीशन आती है और उसके बाद साइमन कमीशन का हम विरोध करते हैं, तब साइमन कमीशन जब वापस जाती है तो उसके बाद वहाँ पे लेबर पार्टी सरकार में आती है और वहाँ के रैमसे मैकडोनाल्ड ने लोगों से कहा कि आप आइए, आप अपनी विचारधाराओं को रखिए और हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाएंगे। वो तो ऑफ कोर्स साजिश था। फिर जाकर के गांधी इरविन पैक्ट भी होता है। हम जानते हैं कि गांधी जी सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए थे। पर आपके एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट हो सकता है वो ये कि वो कौन से व्यक्ति थे जिस व्यक्ति ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 का, 31 का, 32 का तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। तो वो व्यक्ति और कोई नहीं, अंबेडकर जी ही थे, जो उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में दलितों के लिए अलग वोटिंग व्यवस्था की बात करते हैं। और अंग्रेज जो हैं हमारे देश को तो तोड़ ही रहे थे। पहले उन्होंने मुस्लिमों को अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट दिया, फिर सिखों को, अब अंबेडकर जी दलितों के लिए भी चाह रहे थे। और इसी वजह से 1932 में गांधी जी को जब ये बात पता चलता है तो गांधी जी मतलब उनको बुरा लगता है, इस बात का बुरा लगता है कि जो हिंदू धर्म है ये और ज़्यादा बट जाएगा, और तब वो अनशन पे बैठते हैं। और 1932 में जो चीज़ सामने आती है वो होती है पूना पैक्ट। और इसके ऊपर में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो पूना पैक्ट है ये किनके बीच में होता है, तो गांधी जी और अंबेडकर जी। ये कब होता है, तो 19
1932 में। तो अंबेडकर जी जैसे मुस्लिमों को, सिखों को जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था, तो वो भी डिप्रेस क्लास, उस टाइम पे दलितों को डिप्रेस क्लास बोला जाता था, उनके लिए उन्होंने भी ये डिमांड की। तो गांधी जी ने ये चीज़ का समर्थन नहीं किया और वो अनशन पे बैठ जाते हैं। अंबेडकर जी जाते हैं उनको मनाने। पर ये सेपरेट इलेक्टोरेट होता क्या है? तो सेपरेट इलेक्टोरेट में अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी किसी भी रिजर्व्ड कम्युनिटी के लिए रिजर्व्ड की गई है, मान लो कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें रिजर्व्ड कैटेगरी कौन है? तो डिप्रेस क्लास है या मुस्लिम है या सिख है, कोई एक यहाँ पे होगा। यहाँ पे तो सब लोग रह रहे हैं, हिंदू भी रह रहा है, मुस्लिम भी रह रहा है, सिख भी रह रहा है, ठीक है, और डिप्रेस क्लास भी रह रहा है, ठीक है। तो पहले ये सिर्फ मुस्लिमों के लिए था, अब डिप्रेस क्लास के लिए भी ये सेपरेट इलेक्टोरेट वाली व्यवस्था को अंबेडकर जी मांग रहे थे। फिर क्या होता है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, डिप्रेस क्लास भी रह रहे, ठीक है। तो इसमें जो लोग इलेक्टेड हो सकते थे वो कौन लोग हो सकते थे? तो वही लोग जो रिजर्व्ड कैटेगरी में थे। मान लो कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो रिजर्व्ड कैटेगरी है डिप्रेस क्लास है, तो यहां पे वोट मतलब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का राइट्स सिर्फ और सिर्फ डिप्रेस क्लास के लोगों को ही होगा, कि डिप्रेस क्लास के लोग ही सिर्फ इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हिंदू नहीं हो सकते, मुस्लिम नहीं हो सकते, सिख नहीं हो सकते। अगर वही ये सेपरेट इलेक्टोरेट ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी में है जहां पे सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिमों को मिला हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि यहाँ डिप्रेस्ड इलेक्टोरेट है, यहाँ पे डिप्रेस्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये, तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिर्फ डिप्रेस्ड इलेक्टोरेट, डिप्रेस्ड जो लोग हैं वही लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर सेपरेट इलेक्टोरेट क्या कहता है कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट तो डिप्रेस्ड क्लास के लोग ही करेंगे, लेकिन वोट भी सिर्फ डिप्रेस्ड क्लास के ही लोग देंगे, वोट भी सिर्फ रिजर्व्ड कैटेगरी के लोग ही देंगे, मतलब बाकी के लोग वोट भी नहीं दे सकते हैं। तो गांधी जी कहते हैं आप सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड मत कीजिए, आप जो है वो ज्वाइंट इलेक्टोरेट का डिमांड कीजिए। ज्वाइंट इलेक्टोरेट में अब क्या था? तो जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का हक सिर्फ रिजर्व कैटेगरी को था और वोटिंग का राइट्स भी सिर्फ रिजर्व कैटेगरी के लोगों को ही था। बट ज्वाइंट इलेक्टोरेट में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए तो रिजर्व कैटेगरी का हक था, कि मतलब डिप्रेस क्लास ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वोट जो है वो पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के सारे लोग दे सकते हैं। ये ज्वाइंट इलेक्टोरेट में है, जो कि अभी भारत के अभी मौजूदा हालात ज्वाइंट इलेक्टोरेट के ही हैं, कि रिजर्वेशन जो इलेक्शन में दिया जाता है वो इसी मामले में दिया जाता है। सेपरेट इलेक्टोरेट बहुत ही निंदनीय था। तो इसीलिए अंबेडकर जी इस बात को मान लेते हैं और 1930 में पूना पैक्ट हो जाता है। फिर क्या होता है? तो इनकी लड़ाई रुकती नहीं है। 1947 में जब देश आजाद होता है, और एक चीज और आपको मैं बताना चाहता हूं कि गांधी जी और अंबेडकर जी में जो मतभेद था सिर्फ ज्वाइंट इलेक्टोरेट और सेपरेट इलेक्टोरेट का बीच का नहीं था, वो जाति व्यवस्था को लेके भी था। कि गांधी जी कहते हैं, अंबेडकर जी कहते हैं कि ये जो जाति व्यवस्था है यही है सबसे विकृति की जड़, और इस जाति व्यवस्था को उखाड़ फेंकना चाहिए। और गांधी जी कहते हैं कि जाति व्यवस्था को उखाड़ नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि जाति व्यवस्था में रिफॉर्म्स लाने चाहिए। अंबेडकर जी कहते हैं हमने तो रिफॉर्म्स लाए ही है, आप भी कोशिश करके देख लीजिए। फिर इसी वजह से कहीं ना कहीं यही चोट गांधी जी को लगती है, और 1932 में जब अंबेडकर जी अपनी बात गांधी जी तक रखते हैं, तो गांधी जी जब आप देखते होंगे कि 1932 के बाद सीधा 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में वो आपको देखने को मिलेंगे 10 साल के बाद। तो इस 10 साल में वो क्या कर रहे होते हैं? तो जाति व्यवस्था की में रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करते हैं। गांधी जी के अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग जब अंबेडकर जी से उनका वार्तालाप होता है, तो उनके अकॉर्डिंग उनका यह था कि पहले देश से ब्रिटिशर्स को उखाड़ फेंकते हैं, भगा देते हैं, फिर देश के अंदर जो व्यवस्था है, जो सामाजिक बदलाव है, वो हम करते रहेंगे। बट अंबेडकर जी के कहने के हिसाब से कि देश जो है उसके ऊपर में अभी अंग्रेज रूल कर रहे हैं, अंग्रेज चले जाएंगे, फिर कौन रूल करेगा? तो ब्राह्मणवाद रूल करेगा। फिर जो है कौन रूल करेगा? सामंतवाद रूल करेगा। इसीलिए हमें पहले देश को सुधारना होगा, तभी जो देश में आज़ादी होगी, तभी जो है वो देश जो है वो सुरक्षित रह पाएगा। और अंबेडकर जी का कथन बिल्कुल सत्य था कि अंग्रेज जो है वो तो बाहरी दुश्मन है, बट जो अंदर के दुश्मन है इनको कौन मिटाएगा? एक बार जब देश आज़ाद हो जाएगा फिर आप थोड़ी आएंगे उनके लिए लड़ने के लिए,
उसके बाद तो सरकार में सिर्फ अपर कास्ट के ही लोग रहेंगे और वो तो शोषण करेंगे ही। और इसी वजह से जब ये बात गांधी जी को पता चलता है तो वो 10 साल 1932 से 42 में 10 साल वो जाति व्यवस्था में रिफॉर्म लाने की कोशिश करते हैं, वो अनटचेबिलिटी को हटाने की कोशिश करते हैं। और वो इस वजह से कहते भी हैं कि अगर अनटचेबिलिटी जब तक देश में है तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता है। तो वो अपने हिसाब से कोशिश कर रहे होते हैं, पर कितना बदलाव होता है ये तो हम सब जानते ही हैं। पर अंबेडकर जी, इनके बारे में बात करते हैं। तो जब देश आजाद होता है तो अंबेडकर जी के अकॉर्डिंग झंडा बदलने से आजादी नहीं मिलती है। देश को सच्ची आजादी तभी मिलेगी जब यहां पे हर वर्गों को, चाहे वो जाति के आधार पे हो, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, चाहे वो जेंडर के आधार पे हो, सभी आधार पर जब हर इंसान को इक्वालिटी मिलेगी तभी हमारा देश आजाद होगा। और इसी व्यक्तित्व की वजह से, इसी विचारधारा की वजह से नेहरू जी और कांग्रेस अंबेडकर जी को मौका देते हैं देश के लिए संविधान बनाने का। और 1947 के बाद जब देश कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कमेटी के जब हेड होते हैं अंबेडकर जी, और भी लोग होते हैं, बट अंबेडकर जी बहुत देश भ्रमण करते हैं, बहुत देश से, आपने सुना होगा हमने रशिया से फंडामेंटल ड्यूटी ले लिया, हमने बिल ऑफ राइट्स मतलब फंडामेंटल राइट्स, चाहे सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी जो है वो हमने अमेरिका से लिया, फिर कनाडा से लिया कुछ, फिर जर्मनी से लिया, फिर ऑस्ट्रेलिया से लिया। तो ये सब कैसे लिया? हमें जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, सारे देशों में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन थी, सबसे जो हमने अच्छी अच्छी चीज़ें ली वो कौन लेके आता है? वो अंबेडकर जी लेके आते हैं। और अंबेडकर जी 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को एनालाइज करते हैं, वहाँ की अच्छी चीज़ों को अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है संविधान में उतारने की कोशिश करते हैं। और 26 नवंबर 1949 को हमारा देश इस संविधान को अपनाता है। और शायद इसी वजह से 26 नवंबर 1949 को हम संविधान अपनाने की वजह से 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन दिवस भी मनाते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन हमने अपना लिया, फिर इनको लॉ मिनिस्टर भी बनाया जाता है आजाद भारत में कांग्रेस के द्वारा। फिर जब ये लॉ मिनिस्टर बनते हैं तो फिर ये हिंदू कोड बिल बहुत सारा काम करते हैं, बट जो मेन है वो हिंदू कोड बिल ये लेके आते हैं। पर हमारा समाज, हमारा हिंदू धर्म में जो उस टाइम पे जो कट्टरवादी लोग थे, ये इस हिंदू कोड बिल का समर्थन नहीं करते हैं। और जब इसका विरोध किया जाता है तो अंबेडकर जी 1951 को रिजाइन देते हैं। वो कहते हैं कि मैं इंसाफ के लिए आया था, कुर्सी के लिए नहीं। और तब 1951 में वो रिजाइन देते हैं। ये बहुत कोशिश करते हैं हिंदू धर्म में बदलाव करने की, ताकि क्योंकि उनके जो पिता थे रामजी सकपाल, इनका भी इनके ऊपर में बहुत ज़्यादा गहरा असर होता है। ये शास्त्र भी पढ़े हुए होते हैं, वो भी महाभारत रामायण बताए हुए रहते हैं। तो ये हिंदू धर्म से बहुत कनेक्टेड फील करते हैं। ये कभी नहीं चाहते हैं कि हिंदू धर्म को छोड़ के जाए। बट जब कुरीति खत्म नहीं होती है, जब ये कितना भी कोशिश कर लेते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के जो कुछ कट्टर लोग थे जो इस स्टीरियोटिपिकल थिंग को नहीं बदलना चाहते हैं, तब 1956 अक्टूबर 1956 को वो 4 से 5 लाख दलितों के साथ नागपुर की दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। वो चाहते तो इस्लाम धर्म भी अपना सकते थे, क्रिश्चियनिटी भी अपना सकते थे, पर उन्होंने बौद्ध धर्म को ही क्यों चूज किया, ये आपके लिए मेरा सवाल है। क्योंकि बौद्ध धर्म में यूनिवर्सल इक्वालिटी की बात होती है। और ये 4 से 5 लाख लोगों के साथ ये अक्टूबर 1956 में बौद्ध धर्म अपनाते हैं। और साथ में कहते भी हैं एक बात कि मैं भले ही मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ था, पर मैं एक हिंदू की तरह नहीं मरूंगा। और यही होता है जब दिसंबर 1956 में अंबेडकर जी हमें छोड़ करके हमेशा के लिए चले जाते हैं। बस जो छोड़ जाते हैं वो अपनी विचारों को। और आज के दिन, आज अंबेडकर जयंती के मौके पर मैं आपसे सभी के साथ एक संकल्प लेना, हम सबको एक संकल्प लेना चाहिए कि जो भी अंबेडकर जी की फिलॉसफी थी, क्योंकि अंबेडकर जी का कहना था कि भारत जब अंदरूनी चीज़ों से एकत्र रहेगा, इकट्ठा रहेगा, तभी भारत एक्चुअली में डेवलप कर पाएगा। और ये हम आज भी फील कर सकते हैं कि आज भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हटा है। इनका जो काम रिजर्वेशन को लेके था, औरतों को लेके था, ये बहुत ही अतुलनीय काम था।
इनको हम सम्मान देते हैं और हम सबको इस चीज़ को संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि हमारा ही वो जनरेशन है जो इस चीज़ को बदल सकता है। क्योंकि जो अंबेडकर जी का जो सपना था ना, वो कहीं ना कहीं आज भी हमारा देश जो है वो अचीव नहीं कर पाया था। वो तो चले गए पर उनका विचार अभी भी है। और लास्ट में मैं आपको यही बोलूँगा, उनका एक डायलॉग याद कराऊंगा कि चाहे आप सवर्ण हैं, चाहे आप लोअर सो कॉल्ड लोअर कास्ट में आते हैं, चाहे आप महिला हैं, चाहे आप किसी भी धर्म किसी भी जाति के लोग हैं, आप सब के लिए अंबेडकर जी का एक लास्ट स्टेटमेंट वो ये कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसको जो भी पिएगा सब दहाड़ेगा। चाहे आप दलित हैं, चाहे आप सवर्ण हैं, चाहे आप वीकर इकोनॉमिक सेक्शन में हैं, चाहे आप महिला हैं, आप सब अगर उस शिक्षा की दूध को पीजिएगा तो आप सब दहाड़िएगा। तो इसीलिए आप सब भी शिक्षा को अपनाइए, क्योंकि शिक्षा की लाठी जब पड़ती है तो सब बोलता है। और इसी के साथ हम आज की सेशन को खत्म करते हैं। फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और कीप लर्निंग।